हेलो दोस्तों। तो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट में सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने हैं सीडीपी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से यहाँ पे 26 करने वाले हैं। ऑलरेडी 25 कंप्लीट कर चुके हैं, तो 25 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो आज का सेट होगा 26, जिसमें से हम लोग करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो आपका सीटेट का एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, बिहार टेट या अन्य कोई भी टेट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये सभी टेट के लिए आपका लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो सभी का स्वागत है झारखंड जेटेट का क्लास में, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पाठ्य चर्चा ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक को ज्ञान पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा पोषण करने एवं प्रश्न पूछने की, जांच पड़ताल करने की, अपने अनुभव बांटने की एवं विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जो रूपरेखा जो आई थी 2005 में, इसका पृष्ठभूमि एक शिक्षक की प्राथमिकता के रूप में क्या भूमिका होना चाहिए, ये बताना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न का ऑप्शन देखिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बच्चों को अपने अनुभव निस्तार पाठ्य पुस्तक को ध्यान केंद्रित करने को देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के अध्ययनों को क्रमबद्ध पूरा कराना चाहिए। ऑप्शन डी बोलता है यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपने ही उत्तर पुस्तिका का उत्तर में लिखें। चलिए बताइए, तो ये स्टेटमेंट आपका दिया हुआ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और ये उसी का बोला है कि जो है राष्ट्रीय पुस्तक की जो रूपरेखा आई थी 2005 में, इसमें शिक्षा की क्या प्राथमिक भूमिका होना चाहिए, ये बताना है। चलिए, तो क्या करेगा, तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो क्या करेगा, बच्चों को उनके सब हमेशा जब भी देखना यहाँ अवसर, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, अवसर का जिक्र किया है। तो बच्चों को हमेशा अवसर जब भी बोलेगा तो ये पॉजिटिव होता है। तो बच्चों को हमेशा क्या अवसर देने के लिए कोशिश करना, उनको खुद की भाषा को प्रोत्साहन करना चाहिए। बच्चों को खुद से करने के लिए तो उनके ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए, ताकि बच्चा खुद से कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को खाली जगह यहाँ पे है क्या करने के लिए जरूरी है, क्या आवश्यक होना चाहिए। पहला है बच्चों को नियंत्रित करने में, सब नियंत्रण में, ठीक है। ऑप्शन में अन्य बच्चों के साथ तुलना करने में, बच्चों को प्रेरित करने में या बच्चों को डांटने में। चलिए बताइए, तो कौन सा इसका सही आ जाएगा। तो देखिए, बच्चों को नियंत्रण में भी ज़्यादा नहीं रखना है, बच्चों के साथ तुलना कभी भी नहीं करना है, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए। तो बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रेरित, मोटिवेशन। तो प्रेरित करना चाहिए कि हाँ बच्चे ये इस पर गलती हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वर्क करेगा। बहुत सारा के अच्छे-अच्छे जो भी है उनको एग्जाम्पल देना, किसी का उदाहरण देकर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला। अगला पूछा गया लेव बायोस की, जब भी लेव बायोस की तो एल ए, ठीक है, एल ए एस याद रखिएगा। ए मतलब लैंग्वेज, ए मतलब कि उनके, ठीक है, एस मतलब सोशल के साथ, और एल एल ए बोलते हैं, एल सी सी मतलब कल्चर के साथ, ठीक है, एल सी एस याद रखिएगा। ठीक है, लैंग्वेज के भाषा को, कल्चर को और उनकी संस्कृति को, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला है, इसमें पूछा ले बाय इसका आंसर बताना है। चलिए तो ऑप्शन देखिए, पहला बच्चे अपने प्रति वयस्क को ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन बी बच्चे स्वभाव में बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा करने के लिए बोलते हैं। चलिए बताइए, तो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत का अनुसार जब भी बोलेगा तो लेव वाइगोस्की का स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है। क्या बोलते हैं कि, एक मिनट, चलिए चलिए, तो इसका सही आंसर के पहले बढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। तो क्या हो जाएगा, स्पीच। अब देखिए लेफ्ट वाइज जब भी होगा तो इसमें स्पीच के बारे में था, एक प्राइवेट स्पीच, ठीक है, प्राइवेट स्पीच। तो बच्चे क्या करना, अपने से खुद को बोल बोल के सीखता है, ठीक है। और एक होता है इनर स्पीच। तो इनर स्पीच, तो दोनों को दोनों याद रखिएगा, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। तो बच्चे क्या करना, बोल के सीखता है, और इनर स्पीच खुद से बोल बोल के बात करके सीखता है, ठीक है। तो दोनों को दोनों याद करना है। एक जो हम लोग एज कर रहते हैं, जो क्या कर रहे हैं, बोलते हैं पर खुद से सुनाई नहीं देता, और बच्चा जो होता है बोलता है बट खुद से सुनाई देता है। तो दोनों को याद रखना। अहम केंद्र जो है आपका जीन पियाजे, तो ये आपका जीन पियाजे से समझिए, अहम केंद्र जीन पियाजे के द्वारा थे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज, कल्चर और सोशल, तीनों मतलब कि भाषा को, कल्चर को और उनके समाज के संस्कृति को, तीनों को तीनों याद रखना है। चलिए अगला,
सोहन ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है बताना है। शाही धब्बा परीक्षण है, वाक्य पूर्ति परीक्षण है, विषय आत्मबोधन परीक्षण है, मूल्यांकन मापी है। बताइए, तो सोहन ने एक परीक्षण करके इतिहास रच दिया, ये बताइए क्या है ये? पेपर का क्या है? विषय आत्मबोधन परीक्षण। तो क्या आंसर? विषय आत्मबोधन। तो एक टॉपिक है वो परीक्षण करके ये कर दिया, तो विषय आत्मबोधक ये परीक्षण है। नेक्स्ट अगला है अधिगम अशक्त वाले। तो अधिगम लर्निंग में जिसको प्रॉब्लम होती है वैसे बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षर और वर्म जो होता है उन्हें आसक्त वाले जो बच्चे होते हैं उसका रीजन बताना है, उनको अक्षरों में प्रॉब्लम होता है। ऑप्शन बी बच्चे दिस शब्द या साइड वर्ड को आसानी से पहचान पाते हैं, यह हो सकता है। बच्चों में मानसिक विकास मंद होती है। ऑप्शन ए बच्चों में निम्न या बुद्धिमंत वाले बातें हैं। चलिए बताएं अधिगम अशक्त वाले बच्चे के क्या प्रॉब्लम है ये बताना है। तो अधिगम अशक्त वाले जो बच्चे होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों में वर्णों में भ्रमण भ्रमण दिखाई देते हैं, मतलब कि उल्टा, मतलब वो अच्छी तरह से उसको समझ नहीं पाता। ठीक है, तो ये वाला ठीक है। तो तारे जमीन वाला पिक्चर देखे होंगे उसमें भी वो वाला प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अहम केंद्रित कौन सी स्टेज मानी जाती है? जैसावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। इको सेंट्रिक बच्चे में कब डेवलप होता है? तो ये बच्चा शिशुअवस्था जब आता है तो 0 से लेकर 2 वर्ष, तो 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे की अवस्थाएं होती है इसमें क्या अहम केंद्र, और ये बोल कौन दिया था? तो जीन पियाजे। तो याद रखना जीन पियाजे का स्टेटमेंट है, तो ये भी आपको याद रखना अहम केंद्र। ठीक है, किशोरावस्था जो होता है आपका कितना है? आपका एक 12 से लेकर 18 वर्ष के जो एज होता है ये किशोरावस्था के अंतर्गत में आता है। प्रौढ़ावस्था जो आपका 21 प्लस की जो अवस्था प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था जो होता है आपका यहाँ से मान के चलिए 2 से लेकर 11 के बीच में था, ये आपका बाल्यावस्था का अंतर्गत में आता है, तो ये भी सारा याद रखें। जीन पियाजे ने एस-पी-सी-एफ, तो इसको याद रखेगा। ये आपका 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, तो पी मतलब होता है 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था है। संकेत जो होता है 6 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था है, और फॉर्मल जो होता है 11 से प्लस की जो अवस्था होती है ये फॉर्मल अवस्था होती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है सृजनशील वाले बच्चे का लक्षण है क्या है? समस्याओं के प्रति सृजन अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, जिज्ञासा या अमान्यता। बताइए, तो क्रियाशील बच्चे का क्या रीज़न है ये बताना है। तो क्या था? ये सब बच्चे में जो होता है क्या लक्षण है? तो जिज्ञासा। तो बालक का क्या लक्षण है? जिज्ञासा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी को अन्य को आदर्श रूप में स्वीकार करते हैं, वो किस अवस्था में होते हैं? देखते हैं लोग किसी को क्या कहते हैं वो आदर्श मानने लग जाते हैं, तो वो कौन सा अवस्था होता है जिसमें वो आदर्श मानने लगते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था या सभी? चलिए, तो जो किसी को अन्य को आदर्श रूप में स्वीकार कर लेते हैं ये आपका किशोरावस्था में होता है। तो किशोरावस्था जब भी बोलेगा तो हमेशा उसको बोलते हैं तूफानी अवस्था। ठीक है, तो तूफानी अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, कुछ कर जाने की अवस्था भी बोला जाता है। इसमें क्या जाता है तीव्र एक्टिविटी होती है, तो ये आपका किशोरावस्था हमेशा याद रखना है। 12 से लेकर 18 वर्ष की जो अवस्था होती है ये किशोरावस्था के अंतर्गत में होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं समान आयु स्तर के बालकों को बालिकाओं के बौद्धिक स्तर भिन्न-भिन्न होता है, यह कथन कौन दिया था? ये मतलब स्टेटमेंट दिया था कि समान स्तर के बालक-बालिकाओं को जो बौद्धिक स्तर लेवल जो होता है वो अलग-अलग होता है। ये हल ने दिया था, हॉर्लेक ने, स्टेनले ने, गैसल ने दिया था। बताइए। ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में, तो ये दिया था आपका हार्लोक। तो हार्लोक ने बताया था कि समान आयु के स्तर वाले बालक-बालिका का बौद्धिक स्तर भिन्न-भिन्न होता है, जैसा कि जीन पियाजे ने भी अपना स्टेटमेंट में दिया था। तो एस, पी, सी, एम वाला में दिया। तो जैसे कि ये बच्चा है, तो इसमें से 0 से 2 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत में आता है। इसमें जो आता है 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है। ये आपका 6 से 11 की अवस्था और यहाँ आपका 11 प्लस की अवस्था है। तो बच्चे का जो विकास जो होता है, एक मतलब रुक-रुक के होता है, ठीक है? एक बेर में लगातार नहीं होता। बच्चे का विकास होता है, ऐसे डेवलप होता है, फिर यहाँ कभी स्लो हो जाता है, तो फिर बढ़ता है, फिर कभी स्लो होता है, इस प्रकार का बच्चे का विकास होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बालक की सामाजिक निम्नलिखित तकनीकी का निर्धारित होते हैं, तो बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकों से निर्धारण होता है। कक्षा तकनीकें, सामाजिक तकनीकें, निरीक्षण तकनीकें या जीवन नीति अध्ययन तकनीकें? बताइए। तो बालक का सामाजिक जब भी बोलेगा सामाजिक तो सामाजिक समाज के अनुसार होगा, तो सामाजिक की जो तकनीकी होती है उनकी सामाजिक तकनीकी से होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा सामाजिक के अंदर समाज के रहन सहन समाज के तौर तरीके से उनका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, बालक में सौंदर्य भूति का विकास करने का आधारभूत साधन कौन सा हो सकता है? प्राकृतिक अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन या खेलकूद? बताइए।
तो बालकों में सही जवाब की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो बालक का सौंदर्य का विकास जो होता है ये आपका प्राकृतिक, तो सौंदर्य का आपका प्राकृतिक नेचुरल, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा नेचुरल। ठीक है, ये सेम सेम आसान आसान क्वेश्चन है। सौंदर्य का प्राकृतिक से जुड़ा है तो ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए डिसलेक्सिया का मुख्य रूप से कौन सी समस्या से संबंधित है ये बताना है। सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने या सुनने दोनों में। बताइए डिसलेक्सिया किससे है संबंधित है ये बताना है। तो किससे संबंधित है? जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पढ़ने में जिसको पढ़ने में कठिनाई होती है वो डिसलेक्सिया से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्यवहारवाद का जन्मदाता कौन है? मेंडल, स्किनर, वाटसन, रॉबर्ट क्रूक। बताइए व्यवहारवाद का जन्म किसको माना जाता है? तो किसको जनक माना जाता है? व्यवहारवाद का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाटसन, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट हमेशा इस चैनल पर मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला तो कौन नहीं करता ये बताना है। विषय वस्तु की प्रकृति, खोज, प्रेरणा, अधिगम विधि, कौन नहीं करेगा ये बताना है। देखिए अधिगम को प्रभावित लर्निंग करने के दौरान खोज जो विधि होता है ये इसमें से बच्चा को प्रभावित नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है ये प्रभावित नहीं करता, परंतु विषय वस्तु की प्रकृति, प्रेरणा, अधिगम विधि ये सब प्रभावित करता है, पर ऑप्शन नंबर बी नहीं करता है। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वो क्या कहलाता है? प्रेरणा, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, निर्देशक। मतलब अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है ये बताना है। मतलब लर्निंग करने के दौरान यदि वो आप में नहीं होगा तो आप अधिगम मतलब लर्निंग नहीं कर पाएंगे, तो किसके बिना ये प्रॉब्लम हो सकता है बताना है। तो अधिगम में हमेशा क्या था, मोटिवेशन या प्रेरणा हमेशा जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका। शिक्षक नहीं भी रहेगा तो बच्चा अधिगम कर सकता है, पाठ्य पुस्तक नहीं रहेगा तो भी कर सकता है, निर्देशन नहीं देने से भी कर सकता है, परंतु मोटिवेशन बच्चे में नहीं रहेगा तो वो लर्निंग कभी नहीं कर सकता है, फिर कुछ पाने की कोशिश। नेक्स्ट है, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित होता है? हिंदी से, मानसिक से, दृष्टि क्षमता से, अधिगम क्षमता से। डिसकैलकुलिया बताइए। तो कैलकुलिया जब भी बोलेगा तो किसको? गणित। तो गणित विधि, तो गणित का प्रश्नों को सॉल्व करने, गणित के प्रश्नों को हल करने में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। बताइए एक बार करके क्या है ये पर बताना है। चलिए तो सही जवाब क्या होगा डिसकैलकुलिया का? अधिगम क्षमता, तो बच्चे को पढ़ने में जो परेशानी होता है अधिगम क्षमता से, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अधिगम क्षमता से संबंधित। सीखने की खेल विधि का उपयोग है बाल्यावस्था के लिए, प्रौढ़ावस्था के लिए, युवावस्था के लिए, परिपक्वता के लिए। बताइए तो सीखने की खेल विधि का उपयोग है तो किसके ऊपर? तो बाल्यावस्था के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। वीडियो को आप फास्ट हो रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा याद रखिएगा। ठीक है, तो बाल्य विद्या अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा, अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की खोज किया था, ये बताना। न्यूटन ने क्या किया? एक पेड़ लगा हुआ था ऐसा, ठीक है, तो यहाँ से एक फल टूटा और एक आग नीचे गिर गया, तो ये देखा था और उसने एक गुरुत्वाकर्षण का नियम का सिद्धांत का खोज कर दिया। तो यह उदाहरण किसका है? अंतर्दृष्टि का, चिंतन का, अभिप्रेरण का या प्रेरणा का? बताइए। तो ये जब उनका देखा तो मन में एक प्रकार का प्रेरणा है कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो यह अंतर्दृष्टि का, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि का है। ठीक है, साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, साथ ही ये आपका यूपी टेट, बिहार टेट, अन्य कोई भी टेट का एग्जाम दीजिएगा या आप सीटेट का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला प्रैक्टिस आराम से लगाइएगा, यह सभी के सभी उपयोगी रहेगा। ठीक है, चलिए कुसामाजित जो ये व्यक्ति कहलाते हैं, तो कुसामाजित जो व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं? जो अधिकतम अनुसूचित ढंग से या दंडात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभाग लेते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं या उपयुक्त में सक्षम हैं। चलिए बताइए, तो कुसामाजित व्यक्ति कहलाते हैं जो, तो किसको कहते हैं ये बताना है। तो किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, जो अधिकतम अनुसूचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का समान करते हैं, समान विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हैं या द्वंद्व को दूर करने के लिए असमर्थ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सभी के सभी के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा को अकेलापन और एकांतता पसंद करता है, तो देखते हैं कोई बच्चा क्या करता है, हमेशा अकेला एक मतलब एक कोना है, हमेशा कोना में बैठेगा, वो किसी से बात नहीं करेगा, चुपके से आएगा, चुपके से जाएगा, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं होता, तो एकांत पसंद करते हैं, तो यह स्वभाव जिससे संबंधित है ये क्या है? आयु भिन्नता से, सामाजिक भिन्नता से, सांस्कृतिक भिन्नता से या प्रजाति भिन्नता से? बताइए किससे संबंधित है? तो अकेलापन जो है ये सामाजिक भिन्नता, तो समाज से वो उसको डर लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामाजिक भिन्नता, तो ऑप्शन नंबर बी सामाजिक भिन्नता से संबंधित है। नेक्स्ट है, फ्रॉयड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पे किया था?
मतलब संस्कारों के आधार पे, गुण के आधार पे, काम की प्रवृत्ति पे या शरीर की संरचना के आधार पे। तो फ्रॉइड ने व्यक्तित्व का अधिकार किस आधार पे क्या बताना है? तो यह कौन-सा? काम के प्रवृत्ति के आधार पे, काम, तो काम करने की प्रवृत्ति के आधार पे ने फ्रॉइड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसके निम्नांकित पक्षों का विकास हुआ है। पहला सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवादात्मक पक्ष, उपयुक्त पक्ष। चलिए बताइए। तो सामाजिक व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पे हुआ था? अच्छा 1 मिनट में संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें से निम्नलिखित पक्षों का विकास हुआ है। तो यह होता है काम, इसका सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। अच्छा इसको क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, ठीक है? तो इसका संगठित जो होता है ये आपका सामाजिक हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक, ठीक है? तो संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नलिखित पक्षों का विकास हुआ है। तो इसमें सभी हो जाएगा, मानसिक भी हो जाएगा, संज्ञानात्मक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दीजिएगा, ठीक है? डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने तैयार किया था? तो समाज के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण होता है, कौन मनोवैज्ञानिक? कटल, यूग, स्प्रेंगर, कोई नहीं। तो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था, तो ये आपका दिया था स्पेगनर, तो ऑप्शन नंबर सी स्पेगनर। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि जेटेट के एग्जाम में क्या आता है, ये आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा कि ये स्टेटमेंट कौन दिया था, क्या नहीं, ये सब आपको डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है? तो इसको भी याद रखना है। शरीर रचना के आधारित पर व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताया था? तो शरीर के रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताया था? पहला केचरमैन सेल ने, हिटोक्स ने, जंग ने, एडलर ने। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ नहीं है, इसको डायरेक्ट आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है? इसको हमेशा रट्टा 2-4 बार, 3 बार, 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है? टेलीग्राम में आंसर की भी आपको दे देंगे, आंसर की भी, ताकि आप खुद से इसको प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? क्रेचमैन और सेल ने, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रेचन एंड सेल ने, ठीक है? चलिए, इसी तरह के जो भी है, इसी का टिक किया हुआ रहेगा, डाटा आएगा, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक? ताकि आपको याद भी हो जाएगा। चलिए, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, विधि का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, ये सभी। तो पाठ्यक्रम निर्माण के लिए क्या कौन-सा सिद्धांत होना ज़रूरी है? तो इसके लिए हमें कौन-सा क्रियाशीलता का एक्टिविटी भी होना चाहिए, विविधता का भी एक्टिविटी होना चाहिए, उपयोगिता भी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी हो जाने चाहिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, एनसीईआरटी जोर देती है किस पे? बाल केंद्रित शिक्षण पे, अध्यापक केंद्रित शिक्षण पे, समाज आधारित शिक्षण पे, व्यक्तित्व आधारित शिक्षण पे? बताइए। तो एनसीईआरटी किस पे? तो बाल केंद्रित शिक्षण पे ध्यान देती है, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो बाल केंद्रित शिक्षण, सीसीई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे ध्यान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शिक्षण कराते समय अध्यापक को ध्यान नहीं रखना चाहिए। किसका ध्यान नहीं रखना? छात्र केंद्रित शिक्षण का, व्यक्तित्व भिन्नता का, जाति का भेदभाव है, बालक को सीखने की जाति पे। तो देखिए, शिक्षण यदि आप करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो पढ़ाने के दौरान किस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये बताना है। तो हम किस पे? जातिगत कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करेंगे कि ये उच्च जाति है, नहीं ये एससी का है या ओबीसी है, ठीक है? या जनरल है, ठीक है? तो इसमें जातिगत भेदभाव पे हम ध्यान नहीं देंगे, ये हमेशा बच्चे में भेदभाव डालता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए, क्यों? ज़्यादा के लिए, कम के लिए, अनुचित ही संतुलन के लिए? तो छात्रों को गृह कार्य क्यों देना चाहिए? चलिए, तो क्यों देना चाहिए? तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो उसका जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संतुलन के लिए। तो क्या हो जाएगा? बच्चे अपना संतुलन बनाए रखने के लिए, ताकि इसलिए होमवर्क दें, क्योंकि वो पढ़ाई के दौरान यदि स्कूल में जो एक्टिविटी करता है, वो घर में भी वो एक्टिविटी को, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखे, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर संतुलन, तो छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए संतुलन के लिए, ठीक है? चलिए, सीखने का सर्वोत्तम तरीका कौन-सा है? करना, सुनना, पढ़ना, देखना। सीखने, बच्चे किससे सीखता है, ये बताना है। तो सीखना बच्चे करके सीखता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो करके सीखता है। डूइंग व्हाइल लर्निंग आपको पता भी होगा, तो बच्चे करके सीखता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए लें, खेल पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं, किसको? फ्रोबल को, किलपट्री को, जॉन डुवी को, हेनरी वुडवेल को। तो खेल पद्धति मतलब खेल, तो बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, तो इसका जनक कौन है? तो ये आपका हेनरी कोलबर्ग। तो याद रखिए, डायरेक्ट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सब डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको रट्टा मार लेना है। खेल पद्धति का 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, हेनरी कोलबर्ग को, तो ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है? चलिए, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पे, रटने पे, समस्या करने में, उपयुक्त में सभी? बताइए। अभी जस्ट बताए थे, डूइंग व्हाइल लर्निंग, तो ऑप्शन नंबर आपका ये, तो करके सीखने पे बल देता है एनसीएफ, ठीक है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को एक ऐसी खोज के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, ह्यूरिक विधि या प्रयोजन विधि?
विज्ञान शिक्षण का वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को एक खोज करने के रूप में कार्य करने का अवसर देता है। इसको कौन सा विधि के नाम से मानते हैं, बताना है। तो ये विज्ञान शिक्षण की विधि जो होती है, ये आपका ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत में आता है। तो सही आंसर ह्यूरिस्टिक विधि, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ये विधि जो होता है इसके अंतर्गत में आता है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और साथ में डेली टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, डेली 8 बजे आपका वीडियो का टाइमिंग है। डेली आपको एक वीडियो हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगा पीडीएफ अब विद आंसर की। क्या आंसर के साथ में अटैच रहेगा, इसी तरह मतलब आंसर की मतलब इसी तरह आपका टिक किया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे ये पीडीएफ सेम टू सेम, ये सही पढ़ाया वाला पीडीएफ आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, ताकि आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसको रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है। डायरेक्ट 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करते जाइएगा, ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।